हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2024 में आए थे। देखो, जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं एचटेट की वो तो रिपीट होते हैं, ठीक है, और बाकी जो आते हैं ना वो एनसीईआरटी से आते हैं। आपको पता भी चल जाएगा लास्ट तक, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके रेफरेंस मैंने सीधे एनसीईआरटी से ही ले लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आंसर्स के अंदर कि ये ठीक है या गलत है या कुछ और, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन 91st, क्योंकि 90 तक तो कॉमन सेक्शन आता है और 91 से 150 तक केमिस्ट्री का सेक्शन आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि जो न्यूक्लिक एसिड है शुगर यूनिट के अंदर, जो in the nucleic acid the sugar unit in the furanose form are joined to phosphate through hydroxyl group of which carbon। मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर यूनिट है ना, फ्यूरेनोज फॉर्म, फ्यूरेन क्या होता है, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो फ्यूरेनोज और हेक्सेनोज होता है तो 6 मेंबर रिंग मानते हैं हम, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज हेक्सेनोज है और फ्यूरेनोज जैसे कि लैक्टोज है, ठीक है। तो जो शुगर यूनिट है फ्यूरेनोज फॉर्म की वो फॉस्फेट से कैसे ज्वाइन होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। कौन सा कार्बन यूज़ होता है दोनों के ज्वाइनिंग में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो इसका आंसर है C3 एंड C5। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज इट इज़ लाइन उठाई गई है जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से, तो हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं एक बार इसको। क्या पता दूसरी चीज़ से क्वेश्चन आ जाए अगली बार, ये पूछ ले कि न्यूक्लियोसाइड का बताओ, न्यूक्लियोटाइड का बताओ, तो प्रिपेयर रहना चाहिए हमें, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का उसके बारे में एनसीईआरटी में बता रखा है कि एक यूनिट फॉर्म होगी, अटैचमेंट ऑफ बेस टू फर्स्ट 1' पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। मतलब अगर फ्यूरेनोज है कि न्यूक्लियोसाइड, इससे बेस अटैच होगा ना तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। अब इन न्यूक्लियोसाइड जो शुगर कार्बन है वो नंबर की जाती है 1' 2' 3' इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज फ्रॉम द बेसिस। मतलब बेसिस को अलग अलग करने के लिए हम इसे नंबरिंग करते हैं इसकी, शुगर के कार्बन्स की। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5' पोजीशन ऑफ द शुगर मोइटी वी गेट अ न्यूक्लियोटाइड। ये बता रखा है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या डिफरेंस होगा। अगर सिर्फ बेस प्रेजेंट है किसी भी शुगर मोइटी के साथ तो हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा, जो 5th पोजीशन पे है ना फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होगा, तो बेस प्लस शुगर प्लस में फॉस्फेट, इन तीनों को मिक्स करके बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। अब जो अपना क्वेश्चन था वो देखो, ये रहा, बिल्कुल सेम ही का यूँ। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन द 5' एंड 3' कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर। कि जो पेंटोज शुगर है ना उसका 3' कार्बन और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ा होता है और फॉस्फेट का 5' पोजीशन। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी का है जिसके अंदर जो फॉस्फेट है वो CH2 5' एंड से कनेक्ट है शुगर के, ठीक है, और एक 3' एंड से कनेक्ट होता है, तो 3' और 5' से होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 4D, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि जो इंथैल्पी है ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट वो क्या होगी, वो 0 होती है हमेशा। ये क्वेश्चन हर साल लगातार 5-6 बार रिपीट हुआ है कि जो इंथैल्पी है हर एलिमेंट की उनके स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर वो 0 होगी। अब जैसे ब्रोमीन है वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, तो Br लिक्विड अगर लिखा होगा तो ही उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी, मतलब उसकी इंथैल्पी 0 होगी। अगर ब्रोमीन लिक्विड लिखा नहीं हुआ, ब्रोमीन सॉलिड लिख दिया या फिर ब्रोमीन गैस, तो उसकी इंथैल्पी को हम 0 नहीं मानेंगे, ठीक है।
अब कुछ एलिमेंट जैसे कार्बन है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है एज अ स्टैंडर्ड स्टेट। ऑक्सीजन है वो गैस के में, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, मरकरी लिक्विड। तो ये याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जो वेरिएशन है डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, कि जो इंथैल्पी का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ देखना है हमें, और क्या कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट। अब एग्जांपल्स मतलब जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं ना वहाँ पे देखो, सिर्फ एक फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है कि प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो यही अपना आंसर होगा डेल्टा सी पी। अब ये भी एज इट इज़ एनसीईआरटी से उठाया गया है। ये देखो जो कांस्टेंट वॉल्यूम है वहाँ पे तो सी वी यूज़ होता है जो कि डेल्टा यू, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच यूज होता है जो कि इक्वल है सी पी डेल्टा टी के। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होंगे इनके, और कांस्टेंट क्या होगा, इंथैल्पी के केस में कांस्टेंट होगा प्रेशर, और यू इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम, तो सी वी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर था फर्स्ट वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का एज इट इज़। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वही ठीक है कि जो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर यहीं पे इरिवर्सिबल प्रोसेस पूछ लेता है तो थर्ड वाला ठीक होता, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ज़्यादा होता है ज़ीरो से इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। इसका भी रेफरेंस देखो, ये रहा एनसीईआरटी। अब ये जो 5.19 इक्वेशन है ये इरिवर्सिबल के लिए दिखा रखी है कि डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन ज़ीरो, और रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का दे रखा है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए। इसमें इस क्वेश्चन में पता है सिर्फ लीगेंड का रोल पता होना चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हैं वो तो पेयरिंग करवाएंगे, ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। जो वीक फील्ड लीगेंड हैं वो पेयरिंग नहीं करवा सकते, इस वजह से वो क्या करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पोजेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए sp3d2 ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज़ होती है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। तो ऑप्शंस के अंदर देखो सबकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इससे नहीं पता चलेगा। दूसरा होता है चार्ज। चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता चलेगा हमें। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है वीडियो में, तो यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। सो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था COF63-, ये बिल्कुल डिटेल में बता रखा है कि भाई किसी को ना समझ में आ रहा हो तो वो भी समझ ले, इसे सीख ले, ठीक है। अब जो पहला स्टेप होता है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना मेटल की। अब इसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, X+ में 6 किस लिए, क्योंकि फ्लोरीन 6 प्रेजेंट है और एक फ्लोरीन का चार्ज -1 होता है, ठीक है, और वो इक्वल टू है -3 के। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस में या फिर प्लस में चार्ज होगा ना वो इक्वल टू के सामने लिखा जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो x-6 इक्वल टू -3, तो इससे निकल आएगी x क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की, वो होगी +3, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कोबाल्ट की। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन ब्रैकेट में Bar3d7 4s2, क्योंकि इसके 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे बोलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या था, CO3 पॉजिटिव के उसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पहले तो S से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर D से।
तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी 3d6। अब देखना है लिगेंड। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दो 3d के अंदर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेयरिंग नहीं हो पाएंगी। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d6 के अंदर, ये पेयर अप नहीं हो सकते। तो इस वजह से जो फ्लोरीन के 2 एक्स्ट्रा रह जाएंगे ना s और p में इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो वो बार वाले d के अंदर इलेक्ट्रॉन देंगे अपने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ऑक्टाहेड्रल। तो ये दिखा रखा है डायग्राम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन पेयर s p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और d के अंदर 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3t2 और ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब सेम सेकंड ऑप्शन के अंदर देखो, इसके अंदर क्या है CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। वही पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट की, तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है Ar3d6, ठीक है। दूसरा लिगेंड को देखेंगे, लिगेंड क्या है इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या होगा पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये ऊपर वाला ही केस है सेम 3d6, उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना वो पेयर अप हो जाएंगे इसके अंदर NH3 में, तो इनर साइड वाले d ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी D2sp3 और ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट है COC2O4 3 होल थ्राइस माइनस, ठीक है। अब ये C2O4 क्या होता है, ये एसीटेट आयन होता है। एक एसीटेट के अंदर क्या होता है -1 चार्ज, तो 3 एसीटेट के अंदर क्या होगा, नहीं एक एसीटेट के अंदर होता है -2 चार्ज, तो 3 के अंदर कितना हो जाएगा 6, और ओवरऑल 3 माइनस चार्ज है, तो CO3 पॉजिटिव में प्रेजेंट होगा कोबाल्ट। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही 3d6। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है MnCN होल 6 3 माइनस, Mn+C ऑक्सीडेशन स्टेट, 3d4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे क्वेश्चन का, आंसर नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो फ्लोरीन वाला कॉम्प्लेक्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF। ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ही हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आती है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें यूज़ होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF। तो इसकी यूनिट होगी केल्विन kg पर मोल, ठीक है। तो ये याद करने वाली हो रही है, क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि मेन जो HTET का बेसिस होता है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो NCERT ही है घूम फिर के। अगर NCERT को आप टिप्स पे कर लोगे तो ये यहाँ पे 60 में से एटलीस्ट 40+ तो आराम से आ जाएंगे मार्क्स, ठीक है। क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के भी आ जाते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं हर बार, अदरवाइज़ तो कंसेप्ट बेसिस पे ही आते हैं, तो कर सकते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब 97th क्वेश्चन क्या है, EMF ऑफ सेल CdCl2.5H2O सैचुरेटेड AgClAg, ई नोट दे रखी है 0.7 वोल्ट, ठीक है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। निकालना क्या है, फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NFE सेल, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा। अब CD से CdCl2 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और AgCl से Ag के अंदर जाने में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो नेट N की वैल्यू क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो सीधा साधा बस N की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, E की दे ही रखी है, सीधा फॉर्मूले में पुट करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE नोट सेल। अब जो आंसर आ रहा था ना हमारा वो जूल के अंदर था, लेकिन ऑप्शंस में हमें पूछ रखा था किलो जूल,
तो डिवाइड बाई 1000 करना था लास्ट में, तो आंसर आ गया -135.1 किलो जूल। ये रहा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज 98th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी सा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे पता है क्या करते हैं, सीधा ही कंसंट्रेशन को लिख देते हैं, क्योंकि pH इक्वल होता है माइनस log H प्लस के, तो H प्लस की सीधी वैल्यू डाल देंगे 10-8 और इससे pH निकाल देंगे 8, जो कि गलत है। और ऑप्शन में भी सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ताकि बच्चे भटक जाएं और आते आते भी गलत कर दें, ठीक है। जब भी कंसंट्रेशन 10-7 से ऊपर दे रखी हो ना, तो उसमें वाटर का भी रोल होता है। अब ये देखो दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन है HCl का, इसका मतलब वाटर भी है, डाइल्यूट है ना ये, तो वाटर की भी कंसंट्रेशन ली जाएगी और HCl की भी, ठीक है। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन ये रहा। अब क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है 1 × 10-8 मोलर HCl की, ठीक है। pH निकालना है, तो HCl क्या होगा, डिसोशिएट होगा। HCl की 10-8 है, तो H प्लस जो रिलीज होंगे उसकी भी कंसंट्रेशन 10-8 है। अब ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये ध्यान देना था। तो H पॉजिटिव H2O से जो H पॉजिटिव आएगा उसकी कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होती है, 10-7। तो दोनों को कंबाइंड करके फिर H प्लस आएगा, दोनों को ऐड करके, तो फॉर्मूला रहता है हमारा pH = -log H पॉजिटिव। अब जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है पहले वो निकाल देते हैं, 10-8 प्लस में 10-7, ठीक है। ये ना मेरे को बार बार कन्फ्यूज़न होता था पहले भी, और हर स्टूडेंट लाइफ में शायद मोस्टली बायो वाले बच्चों को होता ही है कि ये कैसे बाहर निकाल दिया, और ये बहुत इजी है ये समझ में आने के बाद। तो इसमें देखो जो छोटी टर्म क्या है, टाइम जो कॉमन होगी ना दोनों में, 10-8 में और 10-7 में, 10-7 कॉमन है तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 10-7 निकाल दिया 10-8 से, तो क्या बच गया, 10-1 बच गया ना, और प्लस में वहाँ पे क्या बच गया 1, क्योंकि हर टर्म 1 से तो मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही रहेगा। अब 10-1 को लिख सकते हैं हम 1/10 या फिर 0.1। अब 0.1 को ऐड करेंगे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1.1। अब ये वैल्यू उठा के रख दो pH H पॉजिटिव की जगह, ठीक है। जो ये इक्वेशन थी pH = -log H पॉजिटिव, सॉरी। तो अब log की प्रॉपर्टी होती है log A × B इक्वल होता है log A + log B के, ठीक है। अब एक टर्म अलग हो गई, दूसरी टर्म भी अलग, दोनों को अलग अलग करके सोल्व करना है। तो -log 10-7 प्लस में -log 1.1, ठीक है। ये दो अलग अलग आ गई। तो जो पहली टर्म है -log 10-7, माइनस आगे है और -7 और आगे आ जाएगा। log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो पहली टर्म का आंसर होगा 7। अब दूसरी टर्म देखो, माइनस है माइनस, और log 1.1 की वैल्यू कितनी होती है 0.04। अब 7 में से 0.04 घटाएंगे तो आंसर क्या आ गया 6.96। अब क्वेश्चन देखो, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा ना कि ए। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कंसंट्रेशन कभी भी 10-7 से ज़्यादा आए तो H पॉजिटिव का भी लेना है हमें कंसंट्रेशन, जो कि वाटर से आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसे एक बार देख के तो है ना सब कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें क्या पूछ रखा है, ठीक है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है। देखो चारों में EN का मतलब क्या है, ये EN का स्ट्रक्चर होता है जो ये 4th ऑप्शन में दे रखा, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। ये सारा है ना चार्ज का खेल था इस क्वेश्चन के अंदर, कि कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें होगी ना वही आंसर ठीक होगा, ठीक है। अब ऑप्शंस को देखते हैं और डिटेल सॉल्यूशन ये रहा। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कोबाल्ट की और उसी से आंसर आ जाएगा, जहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वही आंसर। फर्स्ट के अंदर देखो COEN SO4, ठीक है। तो EN का तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ज़ीरो न्यूट्रल लीगेंट है ये।
अब कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज होगा, CO2 पॉजिटिव के, क्योंकि एक SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव है, कोबाल्ट के ऊपर क्या होगा 2 पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, COEN होल थ्राइस और होल का थ्राइस, SO4 ट्वाइस। इसमें क्या कर रखा है, सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 2 आयंस, तो जिसके वजह से पूरा ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा स्फीयर के ऊपर +4। ठीक है, कोबाल्ट कितने दे रखे हैं 3, तो 3x इज इक्वल टू +4 और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी +4/3। ठीक, तो ये भी आंसर नहीं है अपना। अब ऑप्शन सी और डी को देखते हैं। सी के अंदर क्या है, कोबाल्ट के दो कोबाल्ट ले रखे हैं और एक SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है, 3 के ऊपर क्या होगा 6-, तो इसका अल्टरनेट जो स्फीयर है उसके ऊपर +6 हो जाएगा, तो इससे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी एक कोबाल्ट की +3, तो यही अपना आंसर है। अब ऑप्शन नंबर डी देखो, इसके अंदर 2 सल्फेट आयंस दे रखे हैं, तो 2x इज इक्वल टू +4, x क्या हो जाएगा +4/2 इज इक्वल टू +2, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, COEN होल थ्राइस होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का और इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। अब 100 वाला भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, और ये सारे अब तक आपने देखे होंगे, मोस्टली क्वेश्चन है ना NCERT से उठाए गए हैं, तो आपने अगर NCERT को बेस बना के पढ़ लिया ना, तो कहीं भी क्वेश्चंस देखो आज के टाइम पे हर जगह NCERT को ही प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो 100th क्वेश्चन क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, D3 मेटल आयन हैव CFSE। ये तो बिल्कुल है ना 11th-12th का क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है तो वहाँ निकालना सिखा देते हैं हमें कि CFSE कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये रहा, D3 है। अब लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल की ये स्प्लिटिंग हो जाती है, पहले डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं D5, और फिर लिगेंड की प्रेजेंस में ये स्प्लिट हो जाते हैं, एक की एनर्जी हाई हो जाती है 1 किलो। ठीक है, तो जो 3 ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में DXY DYZ DZX, वो तो T2G फॉर्म करते हैं जिसकी लोअर एनर्जी, और DX² -Y² और DZ² जो कि अलोंग द एक्सिस होते हैं, और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आता है, इस वजह से वो इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी हाइयर हो जाती है और वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए EG ऊपर होता है और T2G नीचे। अब T2G में CFSE निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई -0.4 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन है T2G के अंदर, तो -0.4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो -1.2 डेल्टा O इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा बी ऑप्शन, -0.4 डेल्टा O, नहीं सॉरी, ऑप्शन कौन सा है ए, -1.2 डेल्टा O। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EU की क्या है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो ये लेंथेनाइड DF ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो EU की ग्राउंड स्टेट होगी वो 4F76S2 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिश टेस्ट यूज़ होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तो NCERT में शुरू से ही आया है, 5th-6th क्लास में भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, मॉलिश टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज K×3×10⁻4 लीटर/मोल/सेकेंड देन इट्स ऑर्डर इज। ये क्वेश्चन पिछले 5-6 साल से एचटेट में बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये सिंपल है। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है, अब इसकी यूनिट्स का खेल है, यूनिट क्या दे रखी है लीटर/मोल/सेकेंड, तो ये किसकी यूनिट होती है सेकंड ऑर्डर की। इसमें पता है क्या कन्फ्यूज़न होता है ज़ीरो ऑर्डर में और सेकंड ऑर्डर में, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर में होता है मोल/लीटर/सेकेंड, सेकंड ऑर्डर में होता है लीटर/मोल/सेकेंड, और फर्स्ट ऑर्डर की तो पता ही है सिर्फ पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सेकंड ऑर्डर आंसर आ जाएगा। अब
आ गया पीएच का क्वेश्चन। हमने एज्यूम करना है कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस। कैलकुलेट करनी है pH 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी कंसेप्चुअल है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसमें है ना बच्चों ने सी ऑप्शन टिक किया था और इसका आंसर ये गलत था क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है POH और निकालना क्या है pH। ये बात ध्यान नहीं दी, तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। डाउट का कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मैंने पूरा आंसर सॉल्व करके खुद हाथ से और फिर इसके साथ अटैच कर रखा है। ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी आई होप। तो क्या दे रखा है कंसंट्रेशन CaOH होल ट्वाइस की, इसकी दे रखी है 0.001 मोलर और इसे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मोलर। अब CaOH होल ट्वाइस डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा Ca2 प्लस 2OH माइनस, OH माइनस 2 मोल बनेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ मोलर को। ठीक है, अब POH क्या होता है माइनस log OH माइनस। ठीक है, कि OH की कंसंट्रेशन रखनी है हमें। अब OH की कंसंट्रेशन क्या है 2 × 10⁻³। अब वही प्रॉपर्टी जो पहले मैंने दूसरे क्वेश्चन में बताई थी, log A मल्टीप्लाई बाई B क्या होगा log A प्लस log B। तो 3 आगे आ जाएगा, -3 आगे आया तो माइनस से माइनस प्लस 3 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.3। ये कुछ log की वैल्यू तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, जैसे log 2 हो गया, log 3, log 4, log 5, 5 तक कर लो काफ़ी है। अब ये आई ये POH आया है, pH निकालना है हमें, तो pH प्लस POH क्या होता है 14 के इक्वल। अब pH क्या होगा 14 माइनस 2.7, तो इसका आंसर क्या आ गया 11.3। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन भी पेट क्वेश्चन है स्टेट का और ये NCERT का यूं कि नंबर ऑफ मोल्स, जो वर्नर थ्योरी आपने देखी होगी ना, अल्फ्रेड वर्नर ने जो दी थी, ये उसके बेसिस पे लिखा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड बाय 1 मोल CONH3 और 4Cl2Cl विद एक्सेस AgNO3। मतलब जो ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसको AgNO3 के अंदर हम डालेंगे तो कितने AgCl निकलेंगे। जितने कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाद क्लोरीन प्रेजेंट होंगे ना, उतने AgCl के मोल प्रेसिपिटेट आउट होंगे। इसके अंदर कितने दे रखे हैं, 1 क्लोरीन एटम है तो 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट आउट होगा। इसका आंसर है 1। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, देखते ही उड़ाने वाला। नेक्स्ट है N2 + 3H2 दे रहा है 2NH3। ठीक है, और इसकी डेल्टा H0 फॉर्मेशन क्या दे रखी है -92.4 किलोजूल पर मोल। अब निकालना क्या है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। इस क्वेश्चन में एक पे देख के तो ये लगेगा कि डाटा तो सिर्फ एक ले दे रखा है और कैसे करेंगे। अब डेफिनेशन पे जाओ, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NH3 की वो 1 मोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें कितने मोल्स हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया C -46.2 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 10th और 12th के बोर्ड में भी आता है केमिकल काइनेटिक्स में, ये तो रट्टा होना चाहिए। For the first order reaction, the time required for 99.9% completion of reaction is how many time that required for 50% completion। तो इसका आंसर है B 10 times। 108 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा गलत है, इसमें ये ऑप्शन देखना है। फर्स्ट देखो TR/dt -K के इक्वल होता है, ये ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो देखते ही पता चल रही है कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। अरेनियस इक्वेशन पढ़ी होगी ना आपने, A = A0 - KT, तो सेम ये वही है। एक ही जगह R का यूज़ कर रखा है जो कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है। C भी ठीक है, T ऑफ जीरो ऑर्डर का यही होता है R0/2 के, और स्ट्रेट लाइन मिलती है R वर्सेस T के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए।
अब थर्मो का क्वेश्चन आ गया, थर्मोकेमिस्ट्री का। अगर हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है मीथेन की, ग्रेफाइट की और डाईहाइड्रोजन की 298 केल्विन पे रिस्पेक्टिवली ये हैं, और हमें निकालनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन की फॉर्मेशन निकालनी एंथैल्पी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका डिटेल सॉल्यूशन ये रहा। हमें क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है तीनों की, मीथेन की, ग्रेफाइट की और डाईहाइड्रोजन की। तो कंबशन का क्या मतलब होता है, किसी भी जो दे रखा है ना कंपाउंड या फिर सब्सटेंस, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर देना, और उससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 + H2O। ठीक है, जहाँ पे H नहीं है रिएक्टेंट में तो वहाँ पे सिर्फ CO2 रिलीज होगी। ठीक है, तो मीथेन की कंबशन एंथैल्पी क्या होगी, CH4 2 मॉलिक्यूल्स O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 दे रहा है और 2 मॉलिक्यूल H2O। तो इसकी डेल्टा HC कंबशन क्या है, -890.3 किलोजूल पर मोल। अब जो नेक्स्ट है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन, ये जी गैस नहीं है जी, ग्रेफाइट है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा, CO2। तो डेल्टा HC कंबशन क्या है इसकी, 393.5 किलोजूल पर मोल। अगला डाईहाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है, H2 + ½ O2 गिव्स H2O। अब डेल्टा H कंबशन क्या हो जाएगी इसकी, जो क्वेश्चन में दे रखे वो 285.8 किलोजूल पर मोल। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक इक्वेशन लिखो। इक्वेशन कैसे लिखनी है, हमें दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन लिख दो प्रोडक्ट साइड में। अब ये किस किस चीज़ से फॉर्म हुई है, ये देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इनकी स्टैंडर्ड स्टेट ले लो। कार्बन की क्या होती है, ग्रेफाइट, और हाइड्रोजन की क्या होती है, H2 गैस। ठीक है, तो कार्बन 2 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, CH4। अब डेल्टा H फॉर्मेशन CH4 का क्या है, डेल्टा H कंबशन, क्योंकि ये कंबशन दे रखा है और फॉर्मेशन निकाल रखा है, तो डेल्टा H कंबशन रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H कंबशन प्रोडक्ट, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। अब यू की यूँ वैल्यूज़ इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। रिएक्टेंट में क्या था, कार्बन + H2। अब H2 2 मोल है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसकी वैल्यू को। अब सेम सिंप्लीफिकेशन से आंसर आ जाएगा -74.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 74.8 किलोजूल पर मोल। माइनस का है ना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव। तो आइडियल सॉल्यूशन का तो हमें पता है, इसका तो होगा बेंजीन + टोल्यूइन, मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, दोनों में सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो बेंजीन + टोल्यूइन सेम सेम है ना, तो ये। अब है नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का क्या होगा, ए ऑप्शन, एसीटोन + इथेनॉल। क्योंकि अगर मान ले शुरू में इथेनॉल का मॉलिक्यूल था सिर्फ सोल्यूट और सॉल्वेंट था एसीटोन का। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अलग अलग कंबाइन हो रहे थे सिर्फ अपने मॉलिक्यूल के साथ। तो इथेनॉल के अंदर क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन जब एसीटोन आ गया तो इसने इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ दी। तो ये क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। अब सी का क्या हो जाएगा, बी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन का आंसर है एसीटोन + क्लोरोफॉर्म। पहले एसीटोन के अंदर या फिर क्लोरोफॉर्म के इंट्रैक्शंस थे। अब एक एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का इंट्रैक्शन हो गया, अब इनके बीच में H बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। क्योंकि जैसे एक तो हम फ्री घूम रहे हैं, एक हमें कोई पकड़ ले तो हम कैसे छुड़ा नहीं पाएंगे ना, मतलब जल्दी से नहीं भाग पाएंगे। तो ये सेम यही केस है, अगर इनकी बॉन्डिंग हो गई तो जल्दी से वेपर नहीं बनाएंगे। तो इसका आंसर आ गया 4।
देखो ये दे रखा है एनसीईआरटी में एज इट इज़, तो इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, ये जो सॉल्यूशन, और एक बार इसे देख भी लेना, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी मैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीके ऑफ एसिटिक एसिड और पीकेबी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है कितना, 4.76 और 4.75 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। तो पीएच दे रख निकालना हमें। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, फॉर्मूला यूज़ करेंगे पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PK माइनस PKB, ठीक है। अब PKW की वैल्यू होती है 14 और PKB दे रखा है, तो वैल्यू को एज इट इज सब्सटीट्यूट कर दो। तो आप 14 प्लस 4.76 माइनस 4.75, इनसे आंसर आ जाएगा 7.005 पीएच अमोनियम एसिटेट का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछले साल भी आया था, क्या पता इस साल भी आ जाए। तो इसका आंसर होगा बी। ये भी रिपीटेड है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोजेज इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम। मतलब ब्लड क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज होने में कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीज, वो है विटामिन के, ठीक है। एक ये भी पूछ लेते हैं कि जो ऑप्शन सी है ना विटामिन B12, इसके अंदर कौन सा मेटल होता है, तो वो कोबाल्ट होता है और इसे क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल अमीन इसका नाम है, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल का टॉपिक एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 4-5 बार रिपीट हुआ है, शायद इस साल भी पक्का आएगा ये। द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन 2N2O5 से क्या फॉर्म हो रहा है, 4NO2 प्लस O2। रेट दे रखी है कितनी, 6.79 इंटू 10⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। प्रोडक्शन किस चीज़ का निकालना है, NO2 का। NO2 प्रोडक्ट साइड में है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाई DNO2/dt, और वो इक्वल किसके है, 6.79 इंटू 10⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट के, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये 4 दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 4 को मल्टीप्लाई करना आप 6.79 इंटू 10⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट के, तो आंसर आ जाएगा बी 2.72 इंटू 10⁻3 मोल पर लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लाइक मेटेलिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। वो जो 5 क्वेश्चन बोल रही थी मैं डिफ़िकल्ट आते हैं, वो यही आते हैं कंसेप्चुअल बेस, याद है तो ठीक है, वरना आगे छोड़ना ही ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है स्टेट में, अपनी मर्ज़ी से लगा देना कोई भी ऑप्शन, क्या पता ठीक आ जाए। तो इसका आंसर होगा ReO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर। लीनियर कौन सा है, N3 माइनस क्या होता है, लीनियर शेप होती है इसकी। (116) विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग अनसेचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। हेलो फॉर्म से तो क्या फाइंड आउट करते हैं, COCH3 ग्रुप होगा, ठीक है। बेयर रिएजेंट कौन सा होता है, एल्कली KMnO4, जिसकी प्रेजेंस में क्या बनती है, डायोल, ठीक है। सिस्टाइलो मतलब डायोल बनती है दो एडजेसेंट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड के। तो बेयर टेस्ट से ही हम फाइंड आउट करते हैं अनसैचुरेशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हेंसबर्ग टेस्ट किस लिए, अमाइंस के लिए पता करने के लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। एस्टर टेस्ट शायद कोई होता ही नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं अब तक। 117th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव सेम साइज। ये है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनका साइज़ और एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ठीक है।
अब 4D और 5D का देखो, ZRHF ये भी सेम उसका है, 4D और 5D सेम ग्रुप का। PDPT भी है, MO और W भी है, लेकिन NB क्या आता है, V के वेनेडियम के नीचे, और OS आता है FE के नीचे। ठीक है, FE के 5D सीरीज़ का है, तो दोनों अलग अलग ग्रुप के हो गए, तो आंसर यही होगा, क्योंकि इनका सेम नहीं होगा। जो सेम ग्रुप के होंगे ना 4D 5D, उनकी है एटॉमिक रेडियस या फिर साइज सेम होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड डज नॉट एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन MO2 ऑक्साइड। ये भी D और F ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा YP। ये इस टेबल से देख लीजिए। वाई ये Ln4 पॉजिटिव है ना, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं, एक तो सीरियम होगा, एक प्रेसडायमियम हो गया, एक नियोडियम हो गया, एक टर्बियम, एक डाइस्प्रोमियम प्रोसियम। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हो जाती है थोड़ी इधर उधर, केमिस्ट्री में ये नहीं देखते, इंग्लिश की क्लास थोड़ी ना है। तो इसमें देखो, ये टर्बियम जो 70 एटॉमिक नंबर का है वो +4 के अंदर नहीं होता ना, तो इसका आंसर इसलिए ये है। अब NdPrDy, ये रहा ND भी है, PR भी है और DY, तो इसका आंसर क्या होगा, YB। ये टेबल देख लेना अच्छे से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ये देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो भर भर के पूछी गई है, थर्मोडाइनमिक्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जितने क्वेश्चन इतने इनके हैं ना, इतने तो कोई से टॉपिक के नहीं। 119th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक कौन शो करेगा, जो सिस ट्रांसफॉर्म होगा, तो इसके लिए क्या होगा, लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर लिगेंड डिफरेंट प्रेजेंट है, तो इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बी ऑप्शन के अंदर भी अलग अलग लिगेंड है, तो ये भी सिस ट्रांस शो कर सकता है। 3 के अंदर भी सेम है, लेकिन 4 के अंदर देखो जो Cl है वो चारों सेम है, एक ही लिगेंड तो है ना Cl, 4 बेशक हैं, तो ये क्या करेगा, चारों सेम होंगे, तो इसमें कोई सिस ट्रांस का फंडा होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिक्स का, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से है, इससे हमें पता है फॉर्मूला। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लो। इन अ प्रोसेस 701 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई है बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव +701 जूल, और आगे है 394 जूल ऑफ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। जब भी हमारा सिस्टम वर्क करता है तो W क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। अगर सिस्टम के ऊपर काम होता तो W क्या होता अपना, पॉजिटिव। निकालना क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका ये फॉर्मूला है, ΔU = Q + W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है 701, वर्क डन क्या है -394, इसका आंसर आ जाएगा 307 जूल। ये देखो ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसमें सिर्फ ये पता करना था कि Q का साइन क्या होगा और W का साइन क्या होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे अभी बहुत लंबी हो जाती है, इसके लिए इसका आगे का पार्ट जो होगा सेकंड पार्ट, उसमें इसके आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे। कोई और सजेशन हो, दूसरा तरीका हो जो आपको ज़्यादा समझ में आए, तो वो बता देना प्लीज़। थैंक यू।